दोस्तों जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस विज्ञान में एक कदम सफलता की ओर। दोस्तों साइंस एंड टेक के फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने 8 चैप्टर किया जिसमें 218 क्वेश्चन दिए गए थे। आज के इस वीडियो में पूरा साइंस एंड टेक खत्म हो जाएगा, तो लगभग 250 से ज़्यादा क्वेश्चन आज के इस वीडियो में हम लोग करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला चैप्टर है इसमें आज का ऊर्जा स्रोत। तो इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। तो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत जो है ये हो जाएगा सौर ऊर्जा। अगला दिया गया है, भारत में सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है। तो सूर्य ही होगा, जाहिर सी बात है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो भारत के भौगोलिक स्थान के कारण देश में वर्ष के लगभग 250 से 300 दिन जो है तेज़ धूप उपलब्ध रहती है, जो इसे सौर ऊर्जा के लिए एक आदर्श स्थान बनाती है। ये ध्यान रखिएगा, भारत का राजस्थान राज्य जो है ऊर्जा उत्पादन में नंबर 1 है, सौर ऊर्जा उत्पादन में नंबर 1 है, जहाँ भादला सोलर पार्क विश्व के सबसे बड़े सोलर पार्कों में से एक है। तो भादला सोलर पार्क कहाँ है, राजस्थान में है, जो विश्व के सबसे बड़े सोलर पार्कों में से एक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, पवन ऊर्जा जो है किस माध्यम से प्राप्त की जाती है। जाहिर सी बात है वायु की गति से। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत इनमें से कौन सा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कोयला। अगला है, ऊर्जा का द्वितीयक स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है। तो ऊर्जा का द्वितीयक स्रोत जो है विद्युत है। तो ऊर्जा का द्वितीयक स्रोत वह स्रोत होते हैं जो प्राथमिक ऊर्जा स्रोतों जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, सूर्य, पवन आदि से प्राप्त ऊर्जा को परिवर्तित करके प्राप्त किए जाते हैं। नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग सतत विकास में किस प्रकार योगदान देता है। तो ये किस प्रकार योगदान देगा, इससे पर्यावरण प्रदूषण कम होता है और संसाधनों का संरक्षण होता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार भारत के नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में 2024 में निम्नलिखित में से किस माध्यम से 24.5 गीगावाट और 3.4 गीगावाट की रिकॉर्ड तोड़ जो है वृद्धि देखी गई। तो कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा सौर और पवन। आगे का क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में पवन ऊर्जा का सर्वोत्तम उपयोग किया जा रहा है। तो कौन सा राज्य हो जाएगा, ये हो जाएगा गुजरात। वर्तमान आंकड़ों के अनुसार गुजरात की स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता जो है 10,000 मेगावाट से अधिक है, जो इसे इस क्षेत्र में शीर्ष प्रदर्शनकारी बनाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे गैर नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन माना जाता है। तो इनमें कौन सा हो जाएगा, प्राकृतिक गैस। अगला क्वेश्चन है, जीवाश्म ईंधनों की तुलना में सौर ऊर्जा का उपयोग करने का मुख्य लाभ क्या है। तो मुख्य लाभ इसमें से क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा सौर ऊर्जा प्रकृति में जो है प्रचुर मात्रा में उपलब्ध एवं नवीकरणीय है, इस वजह से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि पर्यावरण के अनुकूल है। तो इनमें से कौन सी गतिविधि ऐसी है जो पर्यावरण के अनुकूल है। तो बिजली के उत्पादन के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत नहीं है। अनवीकरणीय स्रोत नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा इसमें से हो जाएगा वायु। अनवीकरणीय नहीं है यानी नवीकरणीय है, तो ये वायु हो जाएगा। निम्न में से कौन सा ऊर्जा का एक पारंपरिक स्रोत है। ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत इनमें से कौन सा हो जाएगा, ज्वारीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा, जल वैद्युत ऊर्जा। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा, नाभिकीय ऊर्जा। आगे देखते हैं, जीवाश्म ईंधन कोयला और पेट्रोलियम किस प्रकार के संसाधन हैं। तो इसमें कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी समाप्य और गैर नवीकरणीय। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार कुल अनुमानित क्षमता में से 95% से अधिक व्यावसायिक रूप से दोहन योग्य पवन संसाधन भारत में कितने राज्यों में संकेंद्रित है। तो ये टोटल 7 राज्यों में। 7 राज्य कौन कौन से हैं देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान एवं तमिलनाडु। आगे का क्वेश्चन देखते हैं, कोयले और पेट्रोलियम के संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से क्या किया जाना चाहिए। तो इनमें से क्या किया जाना चाहिए यहाँ पे बताना है। तो एयर कंडीशनिंग या हीटिंग सिस्टम का जो है अत्यधिक उपयोग नहीं करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत नहीं है। पारंपरिक स्रोत नहीं है पूछा गया है, तो पवन चक्की जो है पारंपरिक स्रोत नहीं है। अधिकांश नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में से होने वाली हानि है। तो कौन सी है इनमें से अस्थिर आपूर्ति।
अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित विकल्पों में से क्या ऊर्जा का एक अक्षय स्रोत है। अक्षय स्रोत यानी जो कभी समाप्त ना हो, तो नाभिकीय विखंडन हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे का क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन अक्षय संसाधन है। तो ये सूर्य का प्रकाश हो जाएगा। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का एक नवीकरणीय स्रोत है। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा, इनमें से हो जाएगा संश्लेषण गैस। ऑप्शन सी। सिंथेटिक या फिर सिंथेसिस या फिर संश्लेषण गैस जो है, जिसे सिनगैस भी कहते हैं, ये कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस का मिश्रण है। यह ऊर्जा का एक नवीकरणीय स्रोत है जिसका उपयोग बिजली बनाने में किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री ऊर्जा का स्रोत नहीं है। तो महासागरीय तापीय ऊर्जा है, तरंग ऊर्जा है, ज्वारीय ऊर्जा है, जबकि सौर ऊर्जा जो है ये नहीं है। महासागर धरती जो है ये सब जानते ही होंगे आप लोग। ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत के एक उदाहरण की पहचान करें। पारंपरिक स्रोत इनमें से कौन सा हो जाएगा, प्राकृतिक गैस। ऊपर के क्वेश्चन में जो है पारंपरिक स्रोत का उदाहरण जो है नाभिकीय ऊर्जा जो है दिया गया था, जो कि गलत है। यहाँ पे प्राकृतिक गैस जो है हो जाएगा। नाभिकीय ऊर्जा जो है ये गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है, ना कि पारंपरिक, तो ध्यान रखिएगा। गुजरात स्थित सूरत जिला देश का सर्वोत्तम स्थल है जहाँ 100% उपलब्ध कराया गया है। तो क्या सौर संचालित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ऊर्जा के वह स्रोत जो प्रकृति में बहुत लंबे समय तक जमा हुए हैं और जिनके खत्म हो जाने पर उन्हें जल्दी से बदला नहीं जा सकता, तो उनको क्या बोलेंगे, उनको ऊर्जा के गैर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत बोलते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत नहीं है। तो ये ध्यान दीजिएगा, नहीं है पूछा गया है यहाँ पे, तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा, गैसोलीन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है। तो इसमें से कौन सा नहीं है, तो कोयला नहीं है। ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत का दूसरा नाम क्या है। तो दूसरा नाम हो जाएगा यहाँ पे ऊर्जा के गैर नवीकरणीय स्रोत। ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है। तो पवन ऊर्जा है, भूतापीय ऊर्जा है, सौर ऊर्जा, जबकि जीवाश्मों से ऊर्जा ये नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षय संसाधन कभी ना समाप्त होने वाला संसाधन है। तो ये जीवाश्म ईंधन, सौर ऊर्जा। तो सौर ऊर्जा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे है, सौर ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होता है, जाहिर सी बात है सूर्य से प्राप्त होगी। निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का एक रूप है, नवीकरणीय, तो हो जाएगा सौर ऊर्जा। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पवन ऊर्जा की उच्चतम क्षमता है। तो कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा पश्चिमी घाट, भारत का पश्चिमी घाट जो है ये। इनमें से किस भारतीय राज्य में पवन ऊर्जा उत्पादन सबसे अधिक है। तो ये कौन सा करेक्ट हो जाएगा, तमिलनाडु। इनमें से तमिलनाडु हो जाएगा। पवन जो है ऊर्जा का नवीकरणीय या गैर परंपरागत स्रोत है। वर्तमान में पवन ऊर्जा उत्पादन में भारत का विश्व में चौथा स्थान है। विश्व में पहले स्थान पर चीन, दूसरे पर अमेरिका और तीसरे पर जर्मनी है। पवन ऊर्जा उत्पादन में भारत में तमिलनाडु प्रथम, गुजरात द्वितीय, कर्नाटक तृतीय, केरल चौथे व मध्य प्रदेश 5वें स्थान पर है। अब आगे का चैप्टर है नैनो प्रौद्योगिकी। काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, ध्यान दीजिएगा। नैनो टेक्नोलॉजी, पहला क्वेश्चन इसमें है, नैनो टेक्नोलॉजी में किस पैमाने पर कार्य किया जाता है। तो ये हो जाएगा नैनोमीटर। तो नैनो से नैनो हो जाएगा। नैनो तकनीक आम तौर पर 1 से 100 नैनोमीटर के पैमाने पर कार्य करती है। 1 नैनोमीटर 1 मीटर का 1 अरबवां हिस्सा 10⁻⁹ मीटर होता है। कार्य क्या है, तो इस पैमाने पर परमाणु और अणुओं के स्तर पर हेर फेर यानी मैनिपुलेशन करके नई संरचनाएं और पदार्थ विकसित किए जाते हैं। अगला है 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है। तो ये सब नॉर्मल सी क्वेश्चन है, 10⁻⁹ मीटर ये हो जाएगा। नैनो टेक्नोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया था। तो नैनो टेक्नोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग जो है नोरियो तानीगुची इन्होंने किया था। ये जापान के थे। जापानी वैज्ञानिक नोरियो तानीगुची ने 1974 सम्मेलन में नैनोमीटर स्तर की परिशुद्धता वाली मशीनिंग प्रक्रियाओं का वर्णन करने के लिए पहली बार नैनो टेक्नोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। नैनो टेक्नोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, नैनो टेक्नोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है। तो यहाँ पे रिचर्ड फाइनमैन को नैनो टेक्नोलॉजी का जनक कहा जाता है। उन्होंने 1959 में अपने प्रसिद्ध व्याख्या देयर इज़ प्लेंटी ऑफ रूम एट द बॉटम में परमाणुओं और अणुओं को व्यक्तिगत रूप से नियंत्रित करने की अवधारणा प्रस्तुत की थी। नैनो कण का आकार कितना होता है। तो नैनो कण का आकार हो जाएगा 1 से 100 नैनोमीटर।
कार्बन नैनो ट्यूब किस तत्व से बने हैं? कार्बन नैनो ट्यूब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये बने हैं कार्बन से, ऐसी बात है। संरचना, ये कार्बन परमाणुओं की एक खटकोड़ी यानी हेक्सागोनल जाली से बने होते हैं। गुण, ये बहुत हल्के, अत्यंत मजबूत और बिजली तथा गर्मी के अच्छे सुचालक होते हैं। इसका व्यास नैनोमीटर पैमाने पर होता है। नैनो टेक्नोलॉजी का उपयोग चिकित्सा क्षेत्र में किसके लिए होता है? तो किसके लिए होगा यहाँ पे? नैनो दवाइयाँ, कैंसर उपचार, ड्रग डिलीवरी सिस्टम, उपरोक्त सभी हो जाएंगे। नैनो टेक्नोलॉजी का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक्स में किस लिए किया जाता है? तो इलेक्ट्रॉनिक्स में इसमें से किस लिए किया जाएगा, ये यहाँ पे पूछा गया है। तो ये छोटे चिप बनाने में, तेज़ प्रोसेसर में, कम ऊर्जा खपत में, उपरोक्त सभी में। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वांटम डॉट्स किससे संबंधित है? तो क्वांटम डॉट्स जो है ये प्रकाश उत्सर्जन से संबंधित है। नैनो टेक्नोलॉजी का उपयोग जल शोधन में कैसे होता है? तो ये जल शोधन में कैसे किया जाता है? नैनो फिल्टर द्वारा, बैक्टीरिया नाश द्वारा, भारी धातु हटाने में, उपरोक्त सभी में। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं। ग्रेफीन किसका एक रूप है? ग्रेफीन जो है ये कार्बन का एक रूप है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ग्रेफीन कार्बन परमाणु की एक एकल परत है जो मधुकोश जैसी संरचना होती है। यह कार्बन का एक अपरूप है और इसे बहुत हल्का स्टील से जो है 200 गुना मजबूत और बिजली का बहुत अच्छा संवाहक माना जाता है। ग्रेफाइट भी कार्बन का ही रूप है जो कई ग्रेफीन परतों से मिलकर बना होता है। नैनो टेक्नोलॉजी का उपयोग कपड़ा उद्योग में क्यों किया जाता है? तो कपड़ा उद्योग में दाग प्रतिरोधी कपड़े, जलरोधी कपड़े, जीवाणुरोधी कपड़े, इन सभी में। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नैनो टेक्नोलॉजी का उपयोग कपड़ा उद्योग में इन सभी विशेषताओं, दाग प्रतिरोधी, जलरोधी और जीवाणुरोधी गुणों को विकसित करने के लिए किया जाता है। नैनो कणों जैसे सिल्वर सिलिका का उपयोग करके कपड़ों की सतह को स्मार्ट बनाया जाता है, जो दाग, पानी और कीटाणुओं के प्रति बेहतर अस्थायित्व और सुरक्षा प्रदान करते हैं। इसलिए सही उत्तर उपयोग सभी है। प्रमुख कारण और अनुप्रयोग: दाग प्रतिरोधी कपड़े, तो नैनो इंजीनियर्ड कोटिंग्स कपड़े पर तरल पदार्थों या गंदगी को चिपकने से रोकती है। जलरोधी कपड़े यानी वाटरप्रूफ, तो सिलिका जैसे नैनो कणों का उपयोग करके कपड़े की सतह पर एक सुरक्षात्मक परत बनाई जाती है जो पानी को पूरी तरह से दूर रखती है। सुपर हाइड्रोफोबिक होती है। जीवाणुरोधी कपड़े, सिल्वर, तांबे या नैनो जिंक ऑक्साइड कणों का उपयोग करके कपड़ों में रोगाणु, कवक और गंध को रोकने वाले गुण पैदा किए जाते हैं जो चिकित्सा और खेल परिधानों के लिए बहुत उपयोगी हैं। नैनो टेक्नोलॉजी का कृषि में उपयोग किस लिए होता है? तो कृषि में उपयोग नैनो उर्वरक, कीटाणुनाशक और फसल सुरक्षा, उपरोक्त सभी में हो जाएगा। नैनो टेक्नोलॉजी आधारित सोलर सेल का लाभ क्या है? ये कौन सा करेक्ट हो जाएगा? कम लागत, अधिक दक्षता और हल्का वजन, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। आगे देखते हैं। नैनो टेक्नोलॉजी का उपयोग किस ऊर्जा क्षेत्र में हो रहा है? तो ये किस में हो रहा है? सौर ऊर्जा में, पवन ऊर्जा में, बैटरी तकनीक में, उपरोक्त सभी में हो जाएगा। नैनो टेक्नोलॉजी बॉटम अप अप्रोच का अर्थ है? तो बॉटम अप अप्रोच का अर्थ है परमाणु संरचना बनाना। बॉटम अप दृष्टिकोण, इस विधि में एकल परमाणुओं या अणुओं, मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़कर या व्यवस्थित करके नैनो स्ट्रक्चर जैसे नैनो ट्यूब या नैनो कण तैयार किए जाते हैं। यह छोटे स्तर से बड़े स्तर की ओर जाने की प्रक्रिया है। टॉप डाउन, इसके विपरीत टॉप डाउन अप्रोच में बड़े यानी बल्क पदार्थ को काटकर या तोड़कर छोटा नैनो आकार बनाया जाता है। उदाहरण स्वयं संयोजन और आणविक निर्माण बॉटम अप के उदाहरण हैं। नैनो रोबोट का संभावित उपयोग किस क्षेत्र में है? तो किस क्षेत्र में यहाँ पे हो जाएगा? चिकित्सा में, अंतरिक्ष में, रक्षा में, उपरोक्त सभी में। चिकित्सा की बात करें तो कैंसर का लक्षित उपचार, सटीक दवा वितरण यानी टारगेटेड ड्रग डिलीवरी, गैर आक्रामक सर्जरी, डीएनए की मरम्मत और बीमारियों का निदान। रक्षा के क्षेत्र में टोही कार्यों, जहरीले पदार्थों का पता लगाने और सुरक्षा कवच के रूप में। नैनो टेक्नोलॉजी से बने पदार्थों की विशेषता क्या होती है? तो इनकी विशेषता क्या होती है? अधिक मजबूती होती है, हल्कापन होता है, उच्च चालकता, तो उपरोक्त सभी यहाँ पे हो जाएगा। नैनो टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा खतरा किससे जुड़ा है? तो पर्यावरण प्रभाव, स्वास्थ्य जोखिम और नैतिक मुद्दे से, उपरोक्त सभी यहाँ पे हो जाएगा। भारत में नैनो टेक्नोलॉजी मिशन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो ये इंपॉर्टेंट है।
ये किस वर्ष प्रारंभ हुआ था भारत के लिहाज से? तो कब होता है? 2010 में। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नैनो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में चल रहे प्रचार प्रसार गतिविधियों को आगे बढ़ाते हुए भारत सरकार ने मई 2007 में नैनो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मिशन नैनो मिशन की शुरुआत की थी। निम्नलिखित में से कौन शून्य आयामी नैनो संरचना का उदाहरण है? तो नैनो कण हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा इंसुलेटिंग नैनो वायन का उदाहरण है? तो इनमें से कौन सा है? यह है SiO2। इंसुलेटिंग नैनो वायर एकल आयामी नैनो संरचनाएं होती हैं। सिलिकॉन डाइऑक्साइड, टाइटेनियम डाइऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एवं DNA आधारित नैनो वायर आदि इंसुलेटिंग नैनो वायर के उदाहरण होते हैं। इंसुलेटिंग नैनो वायर से होकर के विद्युत धारा का प्रभाव नहीं होता है। इनका मुख्य प्रयोग नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स, इंसुलेशन तथा नैनो कोटिंग में होता है। नैनो ट्यूब की खोज किसने की थी? तो नैनो ट्यूब की जो है खोज की थी ये सुमियो इजिमा ने। सुमियो इजिमा। कार्बन नैनो ट्यूब की खोज वर्ष 1991 में सुमियो इजिमा ने की थी। आणविक स्तर पर कार्बन नैनो ट्यूब स्टील की तुलना से लगभग 100 गुना अधिक मजबूत होते हैं एवं भार के अनुसार कार्बन नैनो ट्यूब का वजन स्टील के वजन का केवल 1/6वां हिस्सा होता है। कार्बन नैनो ट्यूब तांबे की तरह ही ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं। इनका व्यावसायिक उपयोग पॉलीमर, डिस्प्ले, प्लास्टिक फिल्म, कोटिंग्स, जंगरोधी पेंट, इलेक्ट्रोड आदि बनाने में किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सिरेमिक नैनो कण जो है जीन डिलीवरी में उपयोग नहीं किया जाता है? तो इनमें से कौन सा उपयोग नहीं किया जाता है? तो लेड मोनोऑक्साइड, बाकी कैल्शियम कार्बोनेट, सिलिका और कैल्शियम फॉस्फेट किए जाते हैं। कौन सा सिरेमिक नैनो कण शुद्ध रूप में थर्मल बैरियर कोटिंग के रूप में उपयोग किए जाने पर विनाशकारी परिणाम दे सकता है? इनमें से कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा जिरकोनिया। सिलिका नैनो कणों का संश्लेषण रिवर्स माइक्रो इमल्सन विधि द्वारा किया जाता है। इस तकनीक की कुछ कमियां हैं। तो इस तकनीक की कुछ कमियां हैं वो यहाँ पे बताना है। निम्नलिखित में से कौन सी उनमें से एक नहीं है? तो इनमें से कौन सी नहीं है? तो महंगी है, ये तो है। अंतिम उत्पाद से सरफेक्टेंट को हटाने में आने वाली कठिनाइयाँ भी है। समूहहीन नैनो कणों का निर्माण, तो ये नहीं है। बाकी नैनो कणों की असमानता का नुकसान ये भी है। सिरेमिक नैनो कणों का उपयोग किस रोग के उपचार में किया जाता है? तो ये हो जाएगा काली खांसी में। ये सिरेमिक नैनोकण आर्जिनिन, ग्लाइसिन, एस्पार्टिक एसिड, पेप्टाइड लाइगैंड और रेडियो आयोडीन के से सतह कार्यात्मक होते हैं। फिर से देखते हैं। ये सिरेमिक नैनोकण आर्जिनिन, ग्लाइसिन, एस्पार्टिक एसिड, पेप्टाइड लाइगैंड और रेडियो आयोडीन के सतह से कार्यात्मकित हैं। ये ट्यूमर और परिधीय रक्त तरल पदार्थ में उच्च आत्मीयता और निवास प्रदर्शित करते हैं। ये क्या हैं? तो ये किसके बारे में बताया जा रहा है? तो ये क्या हो जाएगा? मल्टी मॉडल सिलिका नैनोकण हो जाएगा। ये मल्टी मॉडल सिलिका नैनोकण। इनकी सतह को आर्जिनिन, ग्लाइसिन, एस्पार्टिक एसिड, पेप्टाइड लिगैंड और रेडियो आयोडीन से क्रियाशील किया जाता है। ये ट्यूमर और परिधीय रक्त तरल पदार्थों में उच्च आत्मीयता और उच्च अस्थायित्व दर्शाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गुण सिरेमिक नैनोकणों द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जाता है? कौन सा नहीं किया जाता है? तो सुपर प्लास्टिसिटी सही है। फेरोमैग्नेटिज्म, पायरो इलेक्ट्रिसिटी है, जबकि पैरामैग्नेटिज्म नहीं है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कौन सा सिरेमिक नैनोकण बार बार कुचलने के बाद भी बिना किसी संरचनात्मक क्षति के अपनी मूल अवस्था में वापस आ सकता है? तो ये कौन सा हो जाएगा? तो ये होता है नैनोट्स। ऑप्शन है। निम्नलिखित में से कौन सी विधि सिरेमिक नैनोकणों का निर्माण नहीं करती है? तो कौन सा नहीं करती है? तो ये सोल जेल करती है, सिंटरिंग भी करती है, रिवर्स माइक्रो इमल्सन करती है, जबकि सैपोनिफिकेशन नहीं करती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन की यहाँ पे पहचान करनी है। इस पर पहला दिया गया है नैनो स्केल पर तांबा पारदर्शी होता है। बिल्कुल सही। 100 नैनोमीटर से कम कण आकार सीमा में कोलाइडल सोना तीव्र लाल रंग का होता है। ये भी सही है। नैनो स्केल पर लोहे की कठोरता और मजबूती तेजी से घटती है। तो यही गलत दिया गया है। बाकी सोने के नैनोकण रासायनिक रूप से बहुत सक्रिय होते हैं। ये सही दिया गया है। नैनो स्केल पर लोहे की कठोरता और मजबूती से तेजी से घटती नहीं बल्कि बढ़ती है, क्योंकि नैनो स्केल पर पदार्थों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके स्थूल रूप से भिन्न होते हैं। यह जो है हॉल पेच प्रभाव के कारण होता है, जहां कणों का आकार छोटा होने पर सामग्री अधिक मजबूत हो जाती है। अगला है निम्नलिखित में से किसका उपयोग स्वर्ण नैनोकणों के उत्पादन में नहीं किया जाता है? तो ये नाइट्रिक अम्ल।
बल्कि एल्केनेथियोल, टोल्यून और सोडियम का बोराहाइड्राइड का किया जाता है, नाइट्रिक अम्ल का नहीं किया जाता है। नैनो तकनीक कोई हालिया विकास नहीं है, इसका उपयोग जो है प्राचीन काल से होता आ रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी ऐतिहासिक वस्तु नैनो तकनीक का उत्पाद नहीं है? तो इसमें कौन सा हो जाएगा? लाइकुर्गस कप है, दमिश्क तलवार है, माया नीला है, जबकि वॉरेन कप नहीं है। लाइकुर्गस कप से प्रकाश गुजरने पर यह चमकीला लाल रंग दिखाता है। ऐसा कांच में अंतर्निहित सोने चांदी के मिश्रित नैनोकणों की उपस्थिति के कारण होता है। दमिश्क तलवार के ब्लेड में कार्बन नैनोट्यूब का उपयोग किया जाता है। हाल ही में हुई खोज से पता चला है कि माया नीला यानी ब्लू एक नैनो संरचित वर्णक है। वॉरेन कप नैनो तकनीक का उत्पाद नहीं है। धातु के आकार को नैनो स्केल तक कम करने पर निम्नलिखित में से कौन सा गुणधर्म हट जाता है? कौन सा गुणधर्म हटेगा? तो प्रत्यास्थता मापांक। धातु नैनोकण थोक धातुओं की तुलना में बेहतर कठोरता, अधिक सतह क्षेत्र और उच्च विद्युत प्रतिरोध प्रदर्शित करते हैं, लेकिन उनका प्रत्यास्थ मापांक काफ़ी कम हो जाता है। उदाहरण के लिए लगभग 12 नैनोमीटर कण आकार वाले मैग्नीशियम नैनोकणों के यंग मापांक 3900 नैनो पर मिलीमीटर स्क्वायर है, जबकि 1 माइक्रोन से बड़े आकार वाले बहुक्रिस्टलीय मैग्नीशियम के लिए यह मान 4100 नैनो पर मिलीमीटर स्क्वायर है। जब सोने का आकार थोक से नैनो स्केल तक कम किया जाता है तो उसके गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो उसके गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ये घटता है, गलनांक उसका जो है घट जाएगा। जब सोने यानी गोल्ड का आकार थोक यानी बल्क से नैनो स्केल तक कम किया जाता है तो उसका गलनांक घटता है। इसका कारण यह है कि नैनोकणों का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन अनुपात जो है ठोस पदार्थों की तुलना में अधिक होता है। इससे पदार्थ के ऊष्मीय गुणों में जो है नाटकीय परिवर्तन होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, दिए गए सॉफ्टवेयर में से कौन सा सॉफ्टवेयर MOM पर आधारित है? ठीक, MOM पर कौन आधारित है? NEC। सॉफ्टवेयर का उपयोग उत्पादन प्रक्रियाओं को बेहतर बनाने में किया जाता है, क्योंकि आजकल बाजार में कई तरह के सॉफ्टवेयर उपलब्ध हैं जिनमें वास्तविक जीवन की जटिल विद्युत चुंबकीय समस्याओं को हल करने के लिए विभिन्न विधियां शामिल हैं। NEC यानी कि न्यूमेरिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कोर्स उनमें से एक है जो मोमेंट्स विधि MOM का उपयोग करता है, और इसका एक PC संस्करण मिनीमेक नाम से उपलब्ध है। इसका उपयोग मुख्य रूप से आवृत्ति डोमेन एंटीना और सतह संरचनाओं के मॉडलिंग के लिए किया जाता है। नैनो तकनीक और जीव विज्ञान को एकीकृत करने वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता है? इसको क्या कहा जाएगा? नैनो मेडिसिन। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नैनो उपकरणों के मामले में घर्षण और घिसाव की समस्याएं जो हैं अधिक गंभीर क्यों होती हैं? तो क्यों होती हैं? तो ये क्योंकि उच्च सतह से आयतन अनुपात। सूक्ष्म और नैनो उपकरणों का सतह से आयतन अनुपात अधिक होता है, जिससे घर्षण और टूट फूट की समस्या और भी गंभीर हो जाती है। इन उपकरणों के गतिशील भागों पर अति स्नेहक सुपर लुब्रिकेंट की परत चढ़ाकर इस समस्या का समाधान किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक आदर्श अर्धचालक नैनो संरचना के लिए आवश्यक नहीं है? इनमें से कौन सा नहीं है? तो हो जाएगा निम्न गलनांक। एक आदर्श अर्धचालक नैनो संरचना का आकार, माप और संगठन एक समान होना चाहिए। सघन नैनो संरचनाओं के अनेक अनुप्रयोग हैं। इलेक्ट्रॉनों और छिद्रों को समाहित करने वाले विभव कुएं इतने गहरे होने चाहिए कि इन वाहकों का तापीय उत्तेजन नैनो संरचनाओं से बाहर ना निकल सके। निम्न गलनांक आदर्श नैनो संरचना के लिए कोई आवश्यक शर्त नहीं है। वास्तव में अधिकांश नैनो उपकरणों के लिए उच्च तापीय स्थिरता की आवश्यकता होती है, जिससे वह संचालन के दौरान पिघले या खराब ना हो। निम्नलिखित में से कौन सा नैनो मटेरियल्स का गुण नहीं है? तो गुण नहीं है पूछा है। तो उच्च सतह क्षेत्र से आयतन का अनुपात, ये तो है। थोक पदार्थों की तुलना में बढ़ी हुई मजबूती और कठोरता ये भी है। अद्वितीय प्रकाशीय विद्युत और चुंबकीय गुण ये भी है, जबकि बड़े कण आकार के कारण कम प्रतिक्रियाशीलता ये नहीं है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नैनो वायर की चालकता संबंधित थोक पदार्थ की चालकता से बहुत कम क्यों होती है? ये बहुत कम क्यों होती है यहाँ पे बताना है, क्योंकि तार की सीमाओं से प्रकीर्णन के कारण। नैनो कणों के स्वसंयोजन द्वारा व्यवस्थित संरचनाओं में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं नैनो असेंबली। नैनो फ्लूइडिक्स में उन्नत संख्यात्मक तकनीकों की प्रमुख कमी क्या है? तो ये कौन सा हो जाएगा? उच्च गणना लागत। नैनो इन्फॉर्मेटिक्स के बारे में दिए गए विकल्पों में से कौन सा गलत है? नैनो इन्फॉर्मेटिक्स, इसमें से कौन सा गलत है? तो देखते हैं। पहला दिया गया है, इसका उपयोग नैनो मटेरियल्स के विकास और तुलनात्मक लक्षण वर्णन में किया जाता है, तो सही है। दूसरा, यह पर्यावरणीय स्वास्थ्य में सुधार करता है, यह भी सही है।
तीसरा दिया गया है यह नैनो प्रौद्योगिकियों के बारे में डेटा एकत्र करने और साझा करने पर सीमित है, तो यही गलत दिया है। बाकी यह डेटा माइनिंग, मशीन लर्निंग, उत्पादन डिजाइनिंग, लॉजिस्टिक और अनुकूलन की तकनीकों के लिए जो है लागू करता है, ये सही है। तो सी वाला यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा क्योंकि वही गलत दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा नैनो वायर लाभ नहीं है? नैनो वायर जो है लाभ इनमें से कौन सा नहीं है? तो उच्च इलेक्ट्रॉन गतिशीलता ये तो है, कम प्रतिक्रिया समय ये भी है। तीसरा दिया गया है उच्च परावैद्युत स्थिरांक ये भी है, जबकि असममित इलेक्ट्रॉन होल विशेषता ये नहीं है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे जो है कंप्यूटेशनल नैनो टेक्नोलॉजी का उपक्षेत्र नहीं माना जाता है? किसको नहीं माना जाता है? तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को नहीं माना जाता है, बाकी नैनो इन्फॉर्मेटिक्स, नैनो डिवाइस सिमुलेशन और आणविक मॉडलिंग को माना जाता है। ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसका उपयोग नैनो ट्राइबोलॉजी अध्ययन के लिए नहीं किया जाता है? तो किसका हो जाएगा? तो यौगिक माइक्रोस्कोप, बाकी परमाणु बल माइक्रोस्कोप यानी AFM, स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप STM और स्कैनिंग प्रोब माइक्रोस्कोप इसका किया जाता है, तो ये वाला यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। यौगिक माइक्रोस्कोप जो है 1000 गुना आवर्धन प्रदान करता है, लेकिन इसका रेजोल्यूशन बहुत कम होता है। नैनो ट्राइबोलॉजी अध्ययनों के लिए उच्च रेजोल्यूशन माप की आवश्यकता होती है, जो STM, AFM और SPM सूक्ष्मदर्शी द्वारा प्रदान किए जा सकते हैं। नैनो कणों के निर्माण के लिए आमतौर पर कौन सी तकनीक का उपयोग किया जा सकता है? तो लिथोग्राफी, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नैनो कणों का सामान्य आकार क्या होता है? तो 1 से 100 नैनोमीटर, पहले भी हो चुका है क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा नैनो तकनीक का संभावित पर्यावरणीय अनुप्रयोग है? तो इनमें से कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा तेल रिसाव की सफाई। इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। तो नैनो तकनीक जो है का उपयोग पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण में प्रभावी ढंग से किया जा सकता है। नैनो तकनीक उच्च सोखने की क्षमता वाले नैनो मटेरियल का उपयोग करके पानी के तेल को अधिक कुशलता से हटाने के लिए तेल रिसाव की सफाई में बेहतर तरीकों की संभावना प्रदान करती है। अगला चैप्टर है सूक्ष्म जीव विज्ञान, माइक्रोबायोलॉजी। इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है पहला प्रकाश संश्लेषी ऑक्सीजन उत्पन्न करने वाला जीव पृथ्वी पर प्रकट हुआ था। कौन सा प्रकट हुआ था? साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया हो जाएगा। इसकी उत्पत्ति लगभग 2.5 से 3.5 अरब साल पहले हुई थी। यदि किसी जीवाणु में केवल एक सिरे पर फ्लैजला होता है तो इसे क्या कहा जाता है? इसको क्या कहेंगे? ये मोनोट्राइकस, मोनोट्राइकस। जैसे वाइब्रियो कॉलेरी, जैसे कॉलरा रोग होता है। एम्फीट्राइकस किसे बोलते हैं? जब जीवाणु को दोनों सिरों पर एक एक या गुच्छे में फ्लैजला होता है। पेरीट्राइकस क्या होता है? जब फ्लैजला जीवाणु की पूरी सतह पर समान रूप से बिखरे होते हैं, उदाहरण इकोलाई। लोफोट्राइकस क्या है? जब जीवाणु के एक सिरे पर फ्लैजला का एक गुच्छा होता है। निम्नलिखित में से कौन सा मोनेरा समूह से संबंधित नहीं है? मोनेरा समूह से इनमें से कौन सा नहीं पूछा है? तो बैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया है, माइकोप्लाज्मा है, डायटम्स नहीं है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। मोनेरा में जो है प्रोकैरियोटिक जीव जैसे बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया को ही ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं, और माइकोप्लाज्मा शामिल हैं, जबकि डायटम जो है प्रोटिस्टा जगत से संबंधित है। ब्रेड बनाने में इस्तेमाल किया जाने वाला खमीर जो है ये किण्वन के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। या CO2 ही ब्रेड को फूलने और नरम बनाने में मदद करती है। कवक की कोशिका भित्ति बनी होती है, तो कवक की कोशिका भित्ति जो है ये बनी होती है काइटिन की, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। शैवाल निम्नलिखित में से किस समूह से संबंधित है? तो शैवाल जो है ये थैलोफाइटा से संबंधित है, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इनके शरीर की संरचना जो है थैलस जैसी होती है, जिसका अर्थ है इनमें जड़, तना और पत्तियाँ अलग अलग नहीं होती हैं। निम्नलिखित में जीवों में से कौन प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बना सकता है? तो इनमें से शैवाल जो है अपना भोजन फोटोसिंथेसिस द्वारा बनाता है। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु गंगा नदी में पाया जाता है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो गंगा नदी में जो पाया जाता है उसका नाम है डिप्लोकोकस जीवाणु, डिप्लोकोकस। इसकी उपस्थिति प्रदूषण का मुख्य संकेतक है। बैक्टीरिया मुख्य रूप से मानव और पशुओं के मल त्याग के कारण नदी में के पानी में पहुंचता है। गंगा नदी के जल में कोलीफॉर्म बैक्टीरिया जो है की उपस्थिति प्रदूषण का मुख्य संकेतक है। अगला है कोशिका भित्ति वाला सबसे छोटा सजीव जीव कौन सा है? तो कोशिका भित्ति वाला सबसे छोटा जीव है जीवाणु हो जाएगा बैक्टीरिया।
हालांकि माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी कोशिका है, लेकिन उसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, इसलिए कोशिका भित्ति वाले जीवों में जीवाणु यानी बैक्टीरिया सबसे छोटे होते हैं। ईस्ट का उपयोग डैश के उत्पादन में किया जाता है, तो ईस्ट का उपयोग जो है इसके उत्पादन में किया जाएगा, तो ये अल्कोहल में। सूक्ष्मतम कोशिका कवक द्रव्य यानी कि माइकोप्लाज्मा में पाई जाती है, कवक द्रव्य है, तो ये कौन सा हो जाएगा, जीवाणु। जीवाणु सबसे सूक्ष्म जो है सेल वॉल वाला जीव है। माइक्रोबायोलॉजी के जनक किसे कहा जाता है, तो माइक्रोबायोलॉजी का जनक जो है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को बोला जाता है। बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति मुख्य रूप से किसकी बनी होती है, यहाँ पे बैक्टीरिया की बात की गई है, तो ये पेप्टाइडोग्लाइकॉन की बनी होती है। सेलुलोज की बात करें तो यह मुख्य रूप से पौधों की कोशिका भित्ति में पाया जाता है, और काइटिन जो है कवक यानी फंजाई के। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति में मुरेमिक अम्ल की मात्रा अधिक होती है, ये सत्य है या असत्य है, तो ये क्या है, ये सत्य है। निम्न में से कौन प्रोकैरियोटिक जीव है, इनमें से प्रोकैरियोटिक जीव कौन सा है, तो बैक्टीरिया जो है प्रोकैरियोटिक जीव है। स्पाइरिलम बैक्टीरिया की आकृति कैसी होती है, तो स्पाइरिलम की जो है सर्पिलाकार। एस फॉर स्पाइरिलम, इस फॉर सर्पिलाकार यानी स्पाइरल। तो ये स्पाइरलम नाम से ही स्पष्ट है कि इनकी आकृति सर्पिलाकार यानी स्पाइरल होगी। अन्य आकृतियों में गोलाकार कोकस, दंडाकार बैसिलस और कोम आकार वाइब्रियो शामिल हैं, जिनके नाम ही पूछे जा सकते हैं। गोलाकार जो है ये कोकस होता है, दंडाकार बैसिलस और कोमा आकार का वाइब्रियो। एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, तो एंटीबायोटिक की खोज जो सबसे पहले किसने की थी, ये थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ऑप्शन भी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 1928 में इन्होंने खोज की थी। उन्होंने पाया कि पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक जो है बैक्टीरिया को नष्ट कर सकता है। टीबी यानी क्षय रोग जो है के कारण जीवाणु का नाम क्या है, तो टीबी किसके कारण होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। निम्न में से कौन वायरस है, तो HIV जो है वायरस है। अन्य विकल्प जैसे सैल्मोनेला, राइजोबियम और लैक्टोबैसिलस जीवाणु बैक्टीरिया के प्रकार हैं। जीवाणुओं में स्पोर निर्माण किसके द्वारा होता है, तो स्पोर निर्माण जो होगा ये किसके द्वारा होगा, ये होगा बैसिलस और क्लोस्ट्रीडियम के द्वारा। बैसिलस और क्लोस्ट्रीडियम प्रजाति के जीवाणु जो है प्रतिकूल परिस्थितियों में जीवित रहने के लिए कठोर एंडोस्पोर निर्माण की क्षमता रखते हैं। लाइम रोग, लाइम डिजीज़ का कारण क्या है, तो ये कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन ए बोरेलिया बर्गरडॉर्फेरी। लाइम रोग एक जीवाणु जनित संक्रमण है जो मुख्य रूप से संक्रमित ब्लैक लेग्ड टिक, हिरण टिक के काटने से मनुष्यों में फैलता है। बोरेलिया बर्गडॉर्फेरी एक सर्पिल आकार के बैक्टीरिया है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु कौन से हैं, यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु, इनमें से कौन से हो जाएंगे, राइजोबियम हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट में मुख्य अंतर क्या है, तो मुख्य अंतर क्या होता है, पहला दिया गया है एंटीसेप्टिक जीवित ऊतक का प्रयोग होता है, बिल्कुल सही। डिसइंफेक्टेंट निर्जन वस्तु पर, तो ए व बी दोनों हो जाएगा। ऑटोक्लेव में किस तापमान पर स्टेरिलाइजेशन होता है, तो किस तापमान पर, 121 डिग्री सेल्सियस पर 15 PSI। PSI मतलब पाउंड प्रति वर्ग इंच। ऑटोक्लेव में स्टेरिलाइजेशन के लिए मानक स्थिति 121 डिग्री सेल्सियस तापमान और 15 पाउंड प्रति वर्ग इंच का दबाव है, जिसे आमतौर पर 15 से 20 मिनट के लिए बनाए रखा जाता है या सूक्ष्म जीवों और उनके बजाड़ू यानी स्पोर्स को नष्ट करने के लिए पर्याप्त होता है। फर्मेंटेशन में मुख्य रूप से कौन सा जीवाणु उपयोग होता है, फर्मेंटेशन में जो है क्या उपयोग होता है, लैक्टोबैसिलस। यह दूध में मौजूद लैक्टोज शर्करा को लैक्टिक एसिड में बदल देता है, जिससे दूध गाढ़ा होकर दही बन जाता है। पाश्चराइजेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो होता है रोगजनक जीवाणुओं को मारना। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। एंडोस्पोर किस में पाए जाते हैं, तो एंडोस्पोर जो है ये बैसिलस एंथ्रासिस में पाए जाते हैं। ये मुख्य रूप से बैसिलस और क्लॉस्ट्रीडियम प्रजातियों के बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। ई कोलाई और स्टेफाइलोकोकस एंडोस्पोर नहीं बनाते हैं। निम्न में से कौन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है, तो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया इनमें से कौन सा हो जाएगा, रोडोस्पिरिलम।
या एक बैंगनी गैर सल्फर बैक्टीरिया है जो प्रकाश की उपस्थिति में ऊर्जा उत्पन्न कर सकता है। रोडोस्पेरम इसको बोलते हैं। आगे देखते हैं प्लाज्मिड क्या है। तो प्लाज्मिड क्या है? अतिरिक्त छोटा डीएनए। कौन सा बैक्टीरिया ग्राम निगेटिव है? तो एशेरिशिया कोलाई जो है ये ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है और बाकी सब ग्राम पॉजिटिव है। इसकी कोशिका भित्ति में पेप्टाइडोग्लाइकॉन की पतली परत होती है और यह ग्राम स्टेनिंग के दौरान गुलाबी रंग देता है। क्वारंटाइन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो रोग के प्रसार को रोकना। सूक्ष्म जीव विज्ञान क्या है? तो सूक्ष्म जीव विज्ञान जो है नग्न आंखों से दिखाई न देने वाले जीवों का अध्ययन। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो यहाँ पे कौन सा करेक्ट हो जाएगा? एंटोनी वॉन लीवेनहॉक को। निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्मजीव प्रकाश का उपयोग करके प्रकाश संश्लेषण करते हैं? तो इनमें से कौन सा हो जाएगा? साइनोबैक्टीरिया, कवक और विषाणु। साइनोबैक्टीरिया, कवक। तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ हो जाएगा साइनोबैक्टीरिया। यहाँ पे डी ऑप्शन दिया गया है लेकिन ये गलत है। सी ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पे, साइनोबैक्टीरिया जो है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का कौन सा भाग प्रकाश किरणों को एकत्रित करने और देखे जाने वाले नमूने पर केंद्रित करने में सहायता करता है? यहाँ पे क्या होगा? संघनन लेंस। क्या हो जाएगा? संघनन लेंस। निम्नलिखित में से कौन सी चीज़ सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पादित होती हैं? सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पादित कौन सी होती हैं? मादक पेय पदार्थ, ब्रेड, किण्वित दूध उत्पाद। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। जीवाणु कोशिका का अनुमानित आकार क्या होता है? तो ये क्या हो जाएगा? 0.5 से 1 माइक्रोमीटर व्यास। प्रकाश सूक्ष्मदर्शी में उच्चतम रेजोल्यूशन डैश के साथ प्राप्त किया जा सकता है। तो किसके साथ प्राप्त किया जा सकता है यहाँ पे बताना है। तो ये उपयोग की जाने वाली दृश्य प्रकाश की सबसे छोटी तरंगदैर्घ्य और अधिकतम संख्यात्मक अपर्चर वाली ऑब्जेक्टिव। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जो है किसका उपयोग किया जाएगा? इलेक्ट्रॉन किरणें और चुंबकीय लेंस का। तो ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन स्पिरोचेट्स है? स्पिरोचेट्स में से कौन सा है? तो ट्रिपैनोमा पैलिडम। ट्रिपैनोमा पैलिडम। अगला है कोशिका के दोनों ध्रुवों पर फ्लैजेला के समूह वाले जीवाणुओं को क्या कहा जाता है? तो अगर दोनों तरफ होगा तो एम्फीट्राइकस बोलते हैं उसको। जीवाणुओं की श्वसन श्रृंखला डैश से संबंधित होती है। तो किससे? यहाँ पे बताना है कोशिका द्रव्य झिल्ली से। ग्लाइकोलिसिस डैश में हो सकता है। ग्लाइकोलिसिस जो है वायबी और अवायबी दोनों कोशिकाओं में हो सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम अपनी 5' न्यूक्लियस गतिविधि द्वारा आरएनए प्राइमर को हटाता है? 5 न्यूक्लियस गतिविधि द्वारा आरएनए प्राइमर को हटाता है। इनमें से कौन सा हो जाएगा? हो जाएगा डीएनए पॉलीमरेज 1। फास्फोरस डैश का आवश्यक घटक है। तो फॉस्फोलिपिड का, टेकोइक एसिड का, न्यूक्लियोटाइड्स का, उपरोक्त सभी का। जीवाणु स्टेफिलोकोकस ऑरियस किस प्रकार का जीवाणु है? तो यह मीसोफाइल। मीसोफाइल। जीवाणुओं या सूक्ष्म जीवों की वृद्धि से तात्पर्य डैश से है। तो कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग जीवाणुओं की संख्या को मात्रात्मक रूप से निर्धारित करने के लिए किया जाता है? तो ये पोर प्लेट और स्प्रेड प्लेट। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्म जीव वायु प्रेमी जीवाणु हैं? वायु प्रेमी जीवाणु जो है बोरेलिया हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं माइकोप्लाज्मा पर पेनिसिलियम का क्या प्रभाव पड़ता है? तो पेनिसिलियम का क्या प्रभाव पड़ेगा यहाँ पे बताना है। पहला दिया गया है कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो सही बात है, माइकोप्लाज्मा पर पेनिसिलिन का जो है कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कोशिका भित्ति की अनुपस्थिति के कारण माइकोप्लाज्मा पर पेनिसिलिन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हालांकि यह प्रोटीन संश्लेषण को बाधित करने वाले एंटीबायोटिक जैसे टेट्रासाइक्लिन या क्लोराम्फेनिकोल के प्रति संवेदनशील होता है और इनसे नष्ट हो सकता है। कवक की कोशिका भित्ति के संरचनात्मक घटक क्या हैं? तो कवक की कोशिका भित्ति जो है ये काइटिन सेल्यूलोज या हेमी सेल्यूलोज की बनी होती है। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा।
क्रिप्टोकोकस किस रोग के कारण होता है? क्रिप्टोकोकोसिस किस रोग का रोग है, मतलब किसका रोग है, किस तरह का? तो ये है फफूंद संक्रमण का। निम्नलिखित में से कौन सा शैवाल मनुष्यों के लिए रोगजनक है? शैवाल की बात की गई है, एल्गी की, तो इनमें से प्रोटोथेका हो जाएगा। प्रोटोथेका को मनुष्यों का संभावित रोगजनक पाया गया है। यह प्रडालीगल और चमड़े के नीचे के संक्रमणों के साथ साथ बसाइटिस में भी पाया जाता है। अधिकांश शैवाल हानिकारक नहीं होते हैं, लेकिन प्रोटोथेका क्लोरोफिल रहित शैवाल है जो मनुष्यों और पशुओं में प्रोटोथेकोसिस का कारण बनता है। क्राइसोलैमिनारिन डैश का आरक्षित भोजन है, तो किसका आरक्षित भोजन है ये? क्लोरोफाइकोफाइटा का, क्लोरोफाइकोफाइटा का। इन्हें मुख्य रूप से डायटम कहा जाता है। इनमें भोजन क्राइसोलेमिनारिन और वसा या तेल के रूप में जमा होता है। अन्य जीवों को खाने वाले प्रोटोजोआ को डैश कहा जाता है, तो अन्य जीवों को खाने वाले प्रोटोजोआ को क्या बोलते हैं? ये होलोजोइक बोला जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। प्लाज्मोडियम का विभाजन निम्नलिखित में से किस विधि से अधिक होता है? किस विधि से अधिक होता है इसमें? बहुविभाजन। निम्नलिखित में से कौन लैम्डा फेज वायरस का परिवार है? तो इनमें से कौन सा हो जाएगा? स्टाइलोविरिडे हो जाएगा। लैम्डा फेज एक बैक्टीरियोफेज है जो ई कोलाई बैक्टीरिया को संक्रमित करता है। जीवाणु गुणसूत्र से जुड़ने के बाद वायरल डीएनए क्या बन जाता है? तो ये क्या बन जाएगा? ये प्रोफेज बन जाएगा। जब वायरस डीएनए जीवाणु गुणसूत्र यानी बैक्टीरियल क्रोमोसोम के साथ एकीकृत इंटीग्रेट हो जाता है तो इस अवस्था को प्रोफेज कहा जाता है। टीकाकरण का आविष्कार किसने किया था? तो टीकाकरण का आविष्कार किया था जेनर ने। टीकाकरण का आविष्कार एडवर्ड जेनर ने 1976 में किया था। उन्होंने काउपाक्स वायरस का उपयोग करके चेचक स्मॉल पॉक्स के विरुद्ध पहला सफल टीका विकसित किया था। किस वायरस रोग के लिए ऊतक संवर्धन विधि द्वारा हाल ही में टीका विकसित किया गया है? तो ये कौन सा हो जाएगा? खसरा के लिए। निम्नलिखित में से कौन डीएनए प्रतिकृति को रोकता है? डीएनए प्रतिकृति को कौन रोकेगा? यूवी प्रकाश। आगे देखते हैं, वह कौन सी पहली बीमारी थी जिसके लिए कीमोथेरेपी एजेंट का प्रयोग किया गया था? तो कौन सी बीमारी थी वो थी सिफिलिस। सिफिलिस के लिए 1910 में किया गया था। सॉरी, इस बीमारी की खोज पॉल एरलिस द्वारा 1910 में की गई थी, सिफिलिस की। नेक्स्ट है, उच्च परासरण दाब वाले माध्यम में उगाए गए जीवाणु कोशिकाओं का आकार छड़ के आकार से डैश आकार में बदल जाता है, तो छड़ के आकार से गोलाकार में बदल जाता है। टायरोसिडीन किसके विरुद्ध अधिक प्रभावी होती है? टायरोसिडीन किसके विरुद्ध होगी? ये ग्राम धनात्मक जीव। एंटीबायोटिक दवाओं के माइक्रोबियल परीक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे सटीक है? तो सबसे सटीक विधि हो जाएगी रासायनिक परीक्षण, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा अमोनिया ऑक्सीकरण करने वाला जीवाणु नहीं है? तो कौन सा नहीं है इनमें से? यह है नाइट्रोस्पिना ग्रैसिलिस। सेलुलोज को किस एंजाइम द्वारा सेलोबायोस में विघटित किया जाता है? तो ये हो जाएगा सेलुलोज के द्वारा, सेलुलेज के द्वारा। सल्फेट को हाइड्रोजन सल्फाइड में निम्न द्वारा अपचयित किया जाता है, तो इसमें क्या करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन डी, डे सल्फोटो मैकुलम एसपी। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। मिट्टी में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव जैसे कि डे सल्फोटो मैकुलम प्रजाति के जीवाणु सल्फेट के को जो है हाइड्रोजन सल्फाइड में अपचयित कर देते हैं। इस प्रक्रिया में कैल्शियम सल्फेट से हाइड्रोजन सल्फाइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होते हैं। झीलों और नदियों के सूक्ष्म जीव डैश लवण सांद्रता पर पनप सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? 1% से कम लवण सांद्रता पर पनप सकते हैं। बुहाना के उन क्षेत्रों में जहाँ पोषक तत्वों की कमी है निम्नलिखित में से कौन सा जीव अधिक पाए जाने की संभावना होती है? तो कौन सा जीव होता है वहाँ पे? हो जाएगा उपांग युक्त जीवाणु। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस उपचार में अपशिष्ट जल के कार्बनिक घटकों का ऑक्सीकरण शामिल है? तो यहाँ पे कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन सी, द्वितीयक उपचार। द्वितीयक या जैविक उपचार अपशिष्ट जल के कार्बनिक घटकों को अवशोषित करने
और अंततः आक्सीकृत करने के लिए किया जाता है, यानी बीओडी को कम करने के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म जीवों का समूह गाय की स्तन ग्रंथियों की नलिकाओं में पाया जाता है? तो ये क्या बोलते हैं इसको? माइक्रोकोकाई, माइक्रोकोकस ल्यूटिकस या माइक्रोकोकस वेरिएंस जैसे सूक्ष्म जीव गायों की स्तन ग्रंथियों और दुग्ध उत्पादों के बर्तनों में समानता पाए जाते हैं और इनमें प्रोटीओलिटिक गुण कम होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म जीव डिब्बाबंद खाद्य पदार्थों में नष्ट हो जाता है? तो कौन सा होगा ये? ये क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम, क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम। पेट्रोलियम उद्योग से निकलने वाले हाइड्रोकार्बन अपशिष्ट पर विकसित जीवाणु कोशिकाएं डैश का स्रोत होती हैं। किसका स्रोत होती हैं ये? प्रोटीन का। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्मजीव डेक्स्ट्रॉन का उत्पादन करता है? डेक्स्ट्रॉन का उत्पादन कौन करता है? ये करता है ल्यूकोनोस्टॉक मेसेंटेरॉइड्स, ल्यूकोनोस्टॉक मेसेंटेरॉइड्स। दही का प्रमुख सूक्ष्मजीव डैश है, तो क्या है? स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस। इसके अलावा लैक्टोबोरेलिस बुल्गारिकस जैसे सूक्ष्मजीव जो है उत्तरदायी होते हैं। अगला है निम्नलिखित में से किस खमीर का उपयोग सूक्ष्मजीव प्रोटीन के उत्पादन के लिए किया जाता है? तो किसका? कैंडिडा यूटिडस का। एक्रिडाइन ऑरेंज किस प्रकार का उत्परिवर्तक है? तो ये किस प्रकार का है? तो ये है अंतर संकुचन कारक। कोशिका भित्ति में लिपोपॉलीसेकेराइड किसकी विशेषता है? लाइपोपॉलीसेकेराइड किसकी विशेषता है कोशिका भित्ति में? तो ये ग्राम ऋणात्मक जीवाणु, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। निम्नलिखित में से कौन से तत्व टेइकोइक अम्लों में मौजूद होते हैं? तो टेइकोइक अम्लों में कौन से तत्व मौजूद होते हैं? तो ये राइबिटॉल या ग्लिसरॉल अवशेष। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। साइटोप्लाज्मिक झिल्ली के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? साइटोप्लाज्मिक झिल्ली के लिए कौन सा कथन सत्य है? तो ये हाइड्रोफोबिक अवरोध और प्रोटोनमोटिव बल उत्पन्न करते हैं, प्रोटॉन मोटिव बल उत्पन्न करते हैं। सबसे जटिल प्रकार के विषाणु में निम्नलिखित में से कौन सी रूपात्मक विशेषता होती है? तो ये कौन सी रूपात्मक विशेषता होगी? खटकोड़ी शीर्ष संकुचनशील आवरण के साथ कठोर पूंछ। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन लैम्डा फेज वायरस का परिवार है? तो ये कौन सा हो जाएगा? स्टाइलोविरिडे। निम्नलिखित में से कौन से ई कोलाई के तंतुमय फेज हैं? ई कोलाई के तंतुमय फेज इनमें से कौन से हैं? तो F1 और FD। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ई कोलाई के तंतुमय फेज में F1 और FD बैक्टीरियोफेज शामिल हैं। इन सभी में वृत्ताकार एकल रज्जुक या एकल कुंडलित DNA होता है। अब अगला इंपॉर्टेंट चैप्टर है जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र में जागरूकता, अवेयरनेस इन बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर। इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है जैव प्रौद्योगिकी का मुख्य सिद्धांत क्या है? तो जैव प्रौद्योगिकी का मुख्य सिद्धांत क्या है? जीवित जीवों का उपयोग करके उत्पाद बनाना। ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का मुख्य कार्य क्या होता है? तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का मुख्य कार्य DNA को विशिष्ट स्थानों पर काटना। प्लाज्मिड क्या होता है? तो प्लाज्मिड जो है बैक्टीरिया में पाए जाने वाला अतिरिक्त वृत्ताकार DNA होता है। ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बीटी कॉटन में बीटी का पूरा नाम क्या है? बैसिलर थोरिंजियंसिस है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। जो कीटनाशक बैक्टीरिया प्रोटीन जो है पैदा करता है। अगला है मानव इंसुलिन का उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है? मानव इंसुलिन का उत्पादन जो है ये किसके द्वारा किया जाता है यहाँ पे बताना है। तो रिकॉम्बिनेंट DNA तकनीक द्वारा ई कोलाई में। व्यावसायिक स्तर पर मानव इंसुलिन ह्यूमिलिन का उत्पादन जो है रिकॉम्बिनेंट DNA तकनीक का उपयोग करके इशरिचिया कोलाई ई कोलाई जीवाणु के माध्यम से किया जाता है। दोस्तों अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ पे सारी PDF आपको मिल जाएगी। इसके अलावा आपको वहाँ पे डेली फ्री क्विज मिलेगी, जिससे आपकी तैयारी जो है और बेहतर हो जाएगी, आपका रिवीजन अच्छे से हो जाएगा। तो वहाँ पे फ्री क्विज हो रही है, कोई उसका पैसा नहीं देना है आपको। तो चलिए शुरू करते हैं आगे के क्वेश्चन जितने दिए गए हैं। PCR का पूरा नाम क्या है?
पीसीआर का पूरा नाम क्या हो जाएगा? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इस तकनीक का उपयोग डीएनए की प्रतियों के तीव्र प्रवर्धन यानी एम्प्लीफिकेशन के लिए किया जाता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग का मुख्य उपकरण कौन सा है? तो ये कौन सा हो जाएगा? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज, लाइगेज, पॉलीमरेज, ये सभी हो जाएंगे। गोल्डन राइस में किस पोषक तत्व की मात्रा बढ़ाई गई है? तो ये विटामिन ए यानी बीटा कैरोटीन की मात्रा बढ़ाई गई है। ट्रांसजेनिक जीव क्या कहलाते हैं? ट्रांसजेनिक जीव जो है ये जिनमें विदेशी जीन डाला गया हो उसको ट्रांसजेनिक जीन बोलते हैं। आरएनए इंटरफेरेज आरएनएआई का उपयोग मुख्य रूप से किसके लिए किया जाता है? तो ये जीन की अभिव्यक्ति को दबाने के लिए। आरएनए इंटरफेरेंस तकनीक का उपयोग मुख्य रूप से एमआरएनए को निष्क्रिय करके जीन की अभिव्यक्ति को रोकने या साइलेंस करने के लिए किया जाता है ताकि विशिष्ट हानिकारक प्रोटीन ना बन सकें। भारत में पहला जीएम फसल कौन सा है? यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड फसल कौन सा है यहाँ पे बताना है। तो ये बीटी कॉटन हो जाएगा, ऑप्शन ए। भारत में व्यावसायिक खेती के लिए स्वीकृत पहली आनुवंशिक रूप से संशोधित यानी जीएम फसल बीटी कपास है। भारत सरकार ने 2002 में इसकी मंजूरी जो है दी थी। जैव प्रौद्योगिकी में वेक्टर के रूप में सबसे अधिक प्रयोग होता है, तो सबसे अधिक जो वेक्टर के रूप में प्रयोग होता है प्लाज्मिड। प्लाज्मिड जीवाणुओं के में पाए जाने वाले अतिरिक्त गुणसूत्र डीएनए अणु होते हैं जो स्वतः द्विगुणन की क्षमता रखते हैं, जिनका उपयोग जीन क्लोनिंग में वाहक के रूप में किया जाता है। टीआई प्लाज्मिड किससे संबंधित है? तो टीआई प्लाज्मिड जो है ये एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियन से संबंधित है। टीआई ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड प्राकृतिक रूप से एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस नामक मृदा जीवाणु में पाया जाता है। इसका उपयोग पौधों में वांछित जीन ट्रांसफर के लिए एक कुशल वाहक के रूप में किया जाता है। यह दुनिया का इकलौता ऐसा जीवाणु है जो स्वाभाविक रूप से अपना डीएनए किसी पौधे के अंदर भेजकर उसमें उसे बदल सकता है। जैव प्रौद्योगिकी में क्लोनिंग का क्या अर्थ है? तो ये एक ही जीन का अनेक प्रतियां बनाना, तो यही हो जाएगा। फ्लेवर सेवर टमाटर में क्या संशोधन किया गया था? फ्लेवर सेवर इसमें क्या संशोधन किया गया था? पकने में देरी, यानी ये लेट से पकता था। इससे टमाटर की कोशिका भी देर से नरम होती है, जिससे यह अधिक समय तक ताज़ा रहता है और परिवहन के दौरान खराब नहीं होता है। फ्लेवर सेवर टमाटर में एंजाइम पॉलीगैलेक्टुरेनोज के उत्पादन को कम किया गया है। भारत में बीटी ब्रिंजल पर रोक क्यों लगी? किस लिए रोक लगाई गई थी? ये पर्यावरण एवं स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं। जैव सूचक का मुख्य उपयोग क्या है? जैव सूचक का मुख्य उपयोग क्या है? रोग निदान और पर्यावरण निगरानी। ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। जैव सूचक वह जीव हैं जैसे लाइकेन जो पर्यावरण में होने वाले परिवर्तनों विशेषकर वायु और जल प्रदूषण जैसे SO2 का स्तर के प्रति संवेदनशील होते हैं। इनका उपयोग पारिस्थितिक तंत्र के स्वास्थ्य का आकलन करने में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, जेनेटिक कोड सार्वभौमिक क्यों कहलाता है? लगभग सभी जीवों में समान। जैव प्रौद्योगिकी का कृषि में प्रमुख लाभ क्या है? तो कृषि में प्रमुख लाभ जो है कीट रोग प्रतिरोधी एवं उच्च उत्पादक किस्में। ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बीटी कपास मोन 531 में जेनेटिक इंजीनियरिंग जीन के माध्यम से प्रविष्ट किए गए निम्नलिखित जीनों में से किसे चयनात्मक सूचना यानी मार्कर के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? NPT सेकेंड नियोमाइसिन फास्फोट्रांसफेरेज सेकेंड जीन का उपयोग रूपांतरित कोशिकाओं की पहचान के लिए किया जाता है क्योंकि यह एंटीबायोटिक के प्रति प्रतिरोध प्रदान करता है। बायोटेक्नोलॉजी की निम्नलिखित घटनाओं को उनके घटित होने के क्रम में व्यवस्थित करें। तो पहला दिया गया है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, फिर गोल्डन राइस, डॉली हेड। तो ये समय के अनुसार कब क्या बनाया गया था? तो पहला, दूसरा, तीसरा हो जाएगा। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन PCR जो है 1983 में केरी मुलिस द्वारा आविष्कार। तो ध्यान रखिएगा PCR यानी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का आविष्कार 1983 में केरी मुलिस द्वारा किया गया था। तो ध्यान रखिएगा किसके द्वारा? केरी मुलिस द्वारा, जो डीएनए की तेजी से प्रतिकृति के लिए उपयोग होती है। डॉली हेड की बात करें तो 1996 में इयॉन बिलमुट द्वारा स्कॉटलैंड में क्लोन की गई पहली स्तनधारी जो क्लोनिंग तकनीक का मील का पत्थर थी। गोल्डन राइस की बात करें तो 2000 में विकसित जो विटामिन ए की कमी दूर करने के लिए जेनेटिकली मॉडिफाइड चावल है जो
इंगो पार्टिकस द्वारा विकसित की गई है। तो इसमें जो है बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, ACB, क्योंकि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन PCR जो है 1983 हो जाएगा। गोल्डन राइस जो हो गया 2000 हो गया, और डॉली भेड़ जो है 1996 हो गई। तो ACB, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। गेहूं में हिलबंट रोग के प्रति प्रतिरोधक किस्म है, तो ये हिमगिरी है। सरसों में श्वेत कीट रोग के प्रति प्रतिरोधक किस्म कौन सी है, तो इनमें से कौन सी हो जाएगी? ये हो जाएगा पूसा स्वर्णिम, ऑप्शन डी। ये व्हाइट रस्ट के प्रति प्रतिरोधी है। आनुवंशिकता अभियंत्रित इंसुलिन में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? किसका उपयोग किया जाएगा? rRNA। आनुवंशिक रूप से निर्मित इंसुलिन का उत्पादन रिकॉम्बिनेंट DNA यानी rDNA तकनीक के माध्यम से किया जाता है, जिसमें इंसुलिन जीन को ई कोलाई जैसे बैक्टीरिया के प्लाज्मिड में समाहित किया जाता है। इस प्रकार तैयार इंसुलिन को ह्यूमिलिन कहा जाता है। यह रासायनिक और कार्यात्मक रूप से मानव अग्न्याशय द्वारा प्राकृतिक रूप से स्रावित इंसुलिन के समान ही होता है, परंतु इसे प्रयोगशाला में जैव प्रौद्योगिकी के द्वारा निर्मित किया जाता है। विश्व के पहले क्लोन डैश का नाम इंजाज है, तो ये ऊँट। इंजाज विश्व का पहला क्लोन ऊँट है, जिसे 2009 में संयुक्त अरब अमीरात UAE में क्लोन किया गया। विश्व की पहली क्लोन स्तनधारी डॉली जो है ये भेड़ थी। तो पहला ऊँट जो है क्लोन वाला, उसका नाम इंजाज था, जो कि 2009 में UAE में विकसित किया गया था। डॉली नामक पहली क्लोन भेड़ की मृत्यु डैश में हुई। निम्नलिखित विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुनें। तो ये कब हुई थी ये पूछा गया है। तो 2003 में उसकी मृत्यु हुई। 1996 में उसे पैदा किया गया था और 2003 में उसकी मृत्यु हो जाती है 14 फरवरी को। निम्नलिखित में से कौन सा परजीवी यानी ट्रांसजेनिक जंतु को उत्पन्न करने का कारण नहीं है? तो कौन सा कारण नहीं है? तो जैविक उत्पाद प्राप्त करने के लिए ये नहीं है। यह है जीन कैसे नियंत्रित किए जाते हैं इसका अध्ययन करने के लिए, अविषालुता सुरक्षा परीक्षण करने के लिए ये है, जबकि कायिक संकर बनाने के लिए ये नहीं है। तो यही करेक्ट हो जाएगा। विश्व की पहली क्लोन भैंस का जन्म किस देश में हुआ था? क्लोन भैंस की बात हो रही है, किस देश में हुआ था? तो ये भारत में ही हुआ था 2009 में। 2009 में नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट NDRI करनाल में के वैज्ञानिकों ने हैंड गाइडेड क्लोनिंग तकनीक के माध्यम से भैंस के प्रथम क्लोन समरूपा और उसके बाद गरिमा को विकसित किया था। 2013 में क्लोन भैंस गरिमा 2 का जन्म हुआ था। अगला है, निम्न में से किनका भारत में DNA फिंगरप्रिंटिंग तकनीकी के विकास में विशेष योगदान रहा है? तो ये कौन हो जाएंगे? डॉक्टर लालजी सिंह हो जाएंगे, जो कि जौनपुर के रहने वाले हैं। लालजी सिंह को लोकप्रिय रूप से भारत के DNA फिंगरप्रिंटिंग के जनक के रूप में जाना जाता है। उनका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था। उन्होंने 1971 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से नर और मादा सांपों के बीच गुणसूत्री अंतर का अध्ययन करते हुए PhD की उपाधि प्राप्त की। एक सक्रिय जैवाणु डैश जिसका प्रयोग अंग प्रतिरोपण में प्रतिरक्षा निरोधक कारक के रूप में रोगियों में किया जाता है, इसका उत्पादन एक कवक से किया जाता है। तो क्या है? यह साइक्लोस्पोरिन ए। यह ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम नामक कवक से प्राप्त किया जाता है। जैव प्रौद्योगिकी में GMO का सही पूर्ण रूप क्या है? तो GMO को क्या बोलते हैं? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। तो कहाँ पे दिया गया है ये? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे गलत दिया गया है, जनरली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म दिया गया है, तो ये गलत है। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म होगा, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। ध्यान दीजिएगा, कहीं कहीं गलत भी दिया गया है इस बुक में। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो गया, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। निम्नलिखित में से कौन सा ट्रांसजेनिक जीव का नतीजा नहीं है? तो टमाटर की फ्लेवर सेवर किस्म, BT कॉटन, गोल्डन राइस, सुनहरा चावल है, जबकि पूसा स्वर्णिम ये नहीं है। पूसा स्वर्णिम करण राय सरसों की एक पारंपरिक संकर किस्म है, जिसे संकाश और चयन पद्धति से विकसित किया गया है। यह ट्रांसजेनिक तकनीक का परिणाम नहीं है। मानव प्रोटीन समृद्ध दूध देने वाली प्रथम ट्रांसजेनिक गाय का नाम क्या था? तो ये गाय का नाम, मानव प्रोटीन समृद्ध दूध देने वाली प्रथम ट्रांसजेनिक गाय का नाम रोजी था। रोजी।
वर्ष 1997 में विकसित रोजी प्रथम ट्रांसजेनिक गाय थी। इसके दूध से मानव अल्फा लैक्टाब्यूमिन प्रोटीन पाया जाता है, लगभग 2.4 ग्राम प्रति लीटर, जो सामान्य गाय के दूध की तुलना में शिशुओं के लिए अधिक पौष्टिक माना गया। आगे देखते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की खोज किसने की थी? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की खोज किसने की थी, यहाँ पे पूछा गया है। तो किसने की थी? वार्नर आर्बर और स्मिथ और नाथन ने। वार्नर आर्बर, स्मिथ और नाथन ने ये मिलकर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की खोज की थी। कथन और निष्कर्ष दिया गया है। पहला दिया गया है, बलात्कार एवं हमले के मामलों में अपराधियों की पैतृकता एवं पहचान यानी पैटर्निटी एंड आइडेंटिटी स्थापित करने में डीएनए फिंगरप्रिंट एक शक्तिशाली उपकरण बन गया है। ये सही है। दूसरा, डीएनए विश्लेषण के लिए बाल, लार एवं शुष्क वीर्य जैसे लेस साक्ष्य पर्याप्त हैं। तो ये जो है दोनों करेक्ट हो जाएगा। ए और बी दोनों सही हैं और आर ए का सही कारण है। बीटी प्रभेद किसके निर्माण हेतु प्रयुक्त होते हैं? तो ये जैव कीटनाशी पादप जैसे बीटी कॉटन, बीटी ब्रिंजल को विकसित करने में किया गया है। निम्नलिखित में एक आईवीएफ का उदाहरण है। आईवीएफ का उदाहरण इनमें से कौन सा है? तो गिफ्ट, जुड़वा, परफुल्ली शिशु पद्धति, इनमें से कोई नहीं। जीआईएफटी तकनीक आईवीएफ का एक उदाहरण है, जो तकनीक रूप से थोड़ा भिन्न है। आईवीएफ में निषेचन शरीर के बाहर होता है, जबकि गिफ्ट गैमेट इंफ्रा फैलोपियन ट्रांसफर में युवकों को फैलोपियन ट्यूब में डाला जाता है, जहां निषेचन शरीर के अंदर होता है। वह टीका जो पुनर्योजन डीएनए प्रौद्योगिकी द्वारा बनाया जाता है क्या कहलाता है? उसको क्या कहते हैं? क्या कहेंगे उसको? तीसरी पीढ़ी का टीका। आरडीएनए तकनीक से निर्मित टीकों को तीसरी पीढ़ी का टीका कहा जाता है, जैसे हेपेटाइटिस बी का टीका। पहली फसल जिसका जीनोम अनुक्रमित किया गया है कौन सी है? वो है चावल की फसल। अंतर्राष्ट्रीय चावल जीनोम अनुक्रमण परियोजना विश्व भर में वैज्ञानिकों का एक सहयोगात्मक प्रयास था, जिसमें 2005 में चावल जीनोम का अनुक्रमण पूरा किया गया। राजीव गांधी जैव प्रौद्योगिकी केंद्र कहाँ स्थित है? तो राजीव गांधी जैव प्रौद्योगिकी केंद्र जो है ये तिरुवनंतपुरम में स्थित है। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। स्वर्ण चावल किस पद्धति से विकसित किए गए हैं? तो स्वर्ण चावल जो है किस पद्धति से विकसित किया गया है? ये पराजीनी तकनीक द्वारा। स्वर्ण चावल मुख्य रूप से आनुवंशिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग मॉडिफिकेशन द्वारा विकसित किए गए हैं। इसमें बीटा कैरोटीन उत्पन्न करने वाले जीन डाले गए हैं, जिससे इसमें पोषण क्षमता जो है बढ़ जाती है और विटामिन ए की कमी पूरा हो जाती है। शरीर की वह कोशिकाएं जिनमें शरीर की किसी भी प्रकार की कोशिकाओं में विभाजन तथा विशिष्टीकरण की क्षमता है और जो कई गंभीर बीमारियों पर शोध का केंद्र बिंदु है, उन्हें क्या कहते हैं? उनको कहा जाता है स्टेम कोशिकाएं, स्टेम सेल्स। सरोगेसी शब्द का क्या अर्थ है? तो सरोगेसी शब्द का क्या अर्थ हो जाएगा? किराए की कोख, गर्भाशय, फोस्टर मदर, स्थानापन्न यानी पालन पोषण। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। करतोतक एक्सप्लांट किससे संबंधित है? तो एक्सप्लांट जो है ये ऊतक संवर्धन से संबंधित है। ऊतकों में डीएनए स्थानांतरण की कड़िका बंदूक की विधि का सामान्य नाम है, उसका नाम है शॉटगन विधि। शॉटगन विधि। ऊतकों में डीएनए स्थानांतरण की कड़िका बंदूक विधि का सामान्य नाम बायोलिस्टिक्स यानी बायोलिस्टिक्स या शॉटगन विधि है, या जीनगन भी कहते हैं। इसे कण बमबारी, पार्टिकल बॉम्बिंग, बम्बार्डेम्स या सूक्ष्म प्रक्षेपक विधि के नाम से भी जाना जाता है। इसमें टंगस्टन या सोने के कणों का उपयोग होता है। निम्नलिखित में से कौन सा पेटेंट मुकदमा भारत द्वारा अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट ऑफिस में जीता गया था? तो ये कौन सा हो जाएगा? नीम पेटेंट केस। नेक्स्ट है, डीएनए अणु को विशिष्ट स्थलों पर काटने वाले एंजाइम होते हैं। तो एंजाइम कौन से होते हैं? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। ऑप्शन है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। पेटेंट मापदंड में क्या सम्मिलित नहीं है? पेटेंट मापदंड में क्या सम्मिलित नहीं है? तो नवीनता सम्मिलित है, औद्योगिक उपयोग करने में सक्षम है भी सम्मिलित है, आविष्कारशील कदम भी सम्मिलित है, जबकि प्रकाशित आंकड़े सम्मिलित नहीं है। पेटेंट मापदंड में प्रकाशित आंकड़े शामिल नहीं हैं। एक आविष्कार पेटेंट योग्य विषय वस्तु है यदि यह निम्नलिखित मापदंडों को पूरा करता है। नंबर 1, यह नया होना चाहिए, इसमें आविष्कारशील कदम होने चाहिए, या यह गैर स्पष्ट होना चाहिए।
तीसरा, यह औद्योगिक अनुप्रयोग के लिए सक्षम होना चाहिए। भारत में एक बायो पेटेंट कितने वर्ष तक वैध रहता है? कितने वर्ष तक? ये 20 वर्षों तक। भारत में एक बायो पेटेंट आवेदन दाखिल करने की तारीख से 20 वर्षों तक वैध रहता है। यह वैध भारतीय पेटेंट अधिनियम 1970 के तहत 1999-2002 के संशोधनों के बाद जैविक उत्पादों, सूक्ष्म जीवों और जीएम फसलों सहित सभी पेटेंटों के लिए मानक है। पादप ऊतक का अंग जिसे उसके मूल स्थान से अलग किया जाता है कहते हैं, क्या कहते हैं? कर्तोतक, एक्सप्लांट। जीवाणुओं में उपस्थित अतिरिक्त वर्तुल डीएनए को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? प्लाज्मिड्स। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम जैव प्रौद्योगिकी में जो है आणविक कैंची कहलाता है? तो आणविक कैंची कौन सा कहलाता है? ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, प्रतिबंधन एंजाइम। रिपीटेड क्वेश्चन आ रहा है। जेनेटिक इंजीनियरिंग में प्रयुक्त होने वाला सामान्य जीवाणु है, तो कौन सा है? यह है इकोलाई, इश्चेरिचिया कोलाई। क्लोन किया जाने वाला पहला स्तनपायी कौन था? तो ये भेड़ थी, डॉली भेड़। 1996 में इसका जन्म हुआ था, 2003 में इसकी मृत्यु हो गई। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की तकनीक किसके द्वारा विकसित की गई थी? ये किसके द्वारा विकसित की गई थी? एलेक्स जेफरी एवं सहयोगी द्वारा। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एलेक्स जेफरी और सहयोगियों द्वारा 1984 में। नैनो टेक्नोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है? तो नैनो टेक्नोलॉजी का जनक जो है ये रिचर्ड फेमैन को कहा जाता है, रिचर्ड फेमैन। इन्होंने 1959 में देयर्स प्लेंटी ऑफ रूम एट द बॉटम नामक व्याख्यान में परमाणुओं को नियंत्रित करने की अवधारणा प्रस्तुत की थी। नोबेल पुरस्कार भी इनको दिया गया है। ये अमेरिका के निवासी हैं। क्वांटम डॉट है, तो क्वांटम डॉट क्या है? अर्धचालक नैनो संरचना। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश अभिक्रिया होती है, तो प्रकाश अभिक्रिया जो है ये ग्रेना में होती है। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश निर्भर अभिक्रिया लाइट रिएक्शन क्लोरोप्लास्ट के थाइलोकॉइड्स या ग्रेना में होती है। यह वह स्थान है जहाँ क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश को ग्रहण करता है और जल के अणुओं को तोड़कर ऊर्जा जो है एटीपी और NADPH बनाता है, जबकि अप्रकाशिक अभिक्रिया स्ट्रोमा में होती है। तो प्रकाशित लाइट रिएक्शन जो होता है ग्रेना में होती है और डार्क रिएक्शन किस में होती है? वो किस में होगी? स्ट्रोमा में। डैश वयस्क दैहिक कोशिका से क्लोन किया जाने वाला सबसे पहला स्तनपायी था, तो कौन हो जाएगा? ये भेड़ हो जाएगी, डॉली भेड़। नील हरित शैवाल जो एकल कोशिका प्रोटीन की तरह उपयोग किया जाता है क्या कहलाता है? ये क्या है? स्पाइरुलिना। स्पाइरुलिना स्पाइरुलिना एक नील हरित शैवाल है जो कि एक एकल कोशिका प्रोटीन SPC की तरह उपयोग किया जाता है। एकल कोशिका प्रोटीन का उपयोग मुख्य रूप से पशु आहार, मवेशी, सूअर, मछली के में जो है उच्च गुणवत्ता वाले प्रोटीन पूरक के रूप में किया जाता है। यह शैवाल कवक और बैक्टीरिया से प्राप्त सूखी कोशिकाएं हैं जो कि सोयाबीन तथा मछली के भोजन का एक अस्थायी विकल्प तैयार करते हैं। इसमें प्रोटीन लगभग 60 से 70% और विटामिन की मात्रा की बात करें तो ये बहुत अधिक होती है। इसे सुपर फूड भी कहा जाता है। ये हो गया। अगला क्वेश्चन दिया गया है, आणविक जीव विज्ञान में मूल सिद्धांत का विचार डैश ने प्रस्तुत किया था, तो किसने प्रस्तुत किया था? आणविक जीव विज्ञान में मूल सिद्धांत का विचार जो है ये फ्रांसिस क्रिक ने प्रस्तुत किया था, तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आणविक जीव विज्ञान में मूल सिद्धांत या केंद्रीय सिद्धांत का विचार जो है फ्रांसिस क्रिक ने 1958 में प्रस्तुत किया था। सेंट्रल डोगमा सिद्धांत बताता है कि आनुवंशिक सूचनाएं DNA से RNA और फिर प्रोटीन की ओर एक दिशा रूप से प्रवाहित होती हैं। बीटी पादप में बीटी का मतलब क्या है? तो बैसिलस थोरिनजेंसिस। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। बीटी पादप या बीटी फसलों में बीटी का मतलब बैसिलस थोरिनजेंसिस होता है। या मिट्टी में पाया जाने वाला एक प्राकृतिक जीवाणु है जो कि ऐसे प्रोटीन उत्पन्न करता है जो कि विशिष्ट कीटों के लिए विषैले होते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग में इस जीवाणु के जीन को कपास, बैगन, मक्का आदि फसलों में डालकर उनका कीट प्रतिरोधी बनाया जाता है। अगला चैप्टर है, तो इस साइंस एंड टेक का आखिरी चैप्टर है ये, बौद्धिक संपदा अधिकारों एवं डिजिटल अधिकारों से संबंधित मुद्दे। तो इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं, बौद्धिक संपदा अधिकार IPR का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? बौद्धिक सृजन को प्रोत्साहन देना और संरक्षण प्रदान करना। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। IPR का उद्देश्य नए विचारों, आविष्कारों और कलात्मक कार्यों, लेखकों के मानसिक श्रम को कानूनी सुरक्षा प्रदान करना है ताकि नवाचारों को बढ़ावा मिल सके। अगला क्वेश्चन है, भारत में पेटेंट से संबंधित मुख्य कानून कौन सा है? तो पेटेंट एक्ट 1970 हो जाएगा, जिसमें संशोधन 1996 और 2000 में किया गया था। सॉरी 1999 2000 में।
भारत में आविष्कारों के संरक्षण के लिए मुख्य कानून द पेटेंट एक्ट 1970 है, जिसे समय समय पर संशोधन किया गया है। ट्रेडमार्क क्या संरक्षित करता है? तो ट्रेडमार्क क्या संरक्षित करेगा? ब्रांड नाम, लोगो, प्रतीक आदि। कॉपीराइट का संरक्षण कितने वर्षों के लिए होता है? तो कॉपीराइट का संरक्षण जो होता है ये जीवन काल प्लस 60 वर्ष, यानी जब तक वो जिएगा तब तक, उसके बाद 60 वर्ष के लिए। साहित्यिक, नाटकीय, संगीत और कलात्मक कार्यों के लिए कॉपीराइट की अवधि लेखक के जीवन काल और उसकी मृत्यु के बाद 60 वर्षों तक गिनी जाती है। आगे देखते हैं। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो ये जिनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है। ऑप्शन भी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। भारत की राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति नेशनल IPR पॉलिसी कब जारी की गई थी? तो ये कब जारी की गई थी? 2016 में। ऑप्शन भी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। भारत सरकार ने मई 2016 में देश में नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए पहली बार व्यापक राष्ट्रीय IPR नीति मंजूरी दी थी। भौगोलिक संकेतक यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन GI टैग का उदाहरण क्या है? तो दार्जिलिंग चाय हो जाएगी। दार्जिलिंग चाय 2004 में भारत का पहला GI टैग प्राप्त उत्पाद है, तो ध्यान रखिएगा। ट्रिप्स समझौता किससे संबंधित है? तो ट्रिप्स समझौता जो है व्यापार संबंधी बौद्धिक संपदा अधिकार से संबंधित है। यह व्यापार संबंधी बौद्धिक संपदा अधिकार ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के लिए अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम DPDP एक्ट भारत में सबसे पहले कब पारित किया गया? तो भारत में ये कब पारित किया गया था? 2023 में। यह अधिनियम 11 अगस्त 2023 को राष्ट्रपति की सहमति के बाद अधिसूचित किया गया था। डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम DPDP एक्ट। डिजिटल अधिकारों में राइट टू बी फॉरगेटन का अर्थ क्या है? राइट टू बी फॉरगेटन, इसका अर्थ क्या है? डेटा मिटान का अधिकार, डेटा डिलीट करने का अधिकार। डिजिटल युग में गोपनीयता का मुख्य अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए 28 जनवरी को। डेटा प्राइवेसी दिवस हर साल 28 जनवरी को मनाया जाता है। भारत में डेटा प्राइवेसी से संबंधित प्रमुख कानून कौन सा है? डेटा प्राइवेसी से संबंधित भारत में कानून है DPDP एक्ट 2023। सूचित सहमति इन्फॉर्म्ड कंसेंट किससे संबंधित है? तो इन्फॉर्म कंसेंट किससे संबंधित है? यह है डिजिटल डेटा संरक्षण से। WIPO द्वारा बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया जाता है? तो बौद्धिक संपदा दिवस जो है 26 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे हर साल 26 अप्रैल को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO द्वारा साल 2000 में की गई थी। 26 अप्रैल की तारीख इसलिए चुनी गई क्योंकि इसी दिन 1970 में WIPO कन्वेंशन लागू हुआ था। बौद्धिक संपदा अधिकारों का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? बौद्धिक संपदा अधिकारों का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? किसमें हो जाएगा ये? अनुच्छेद 27 में। बौद्धिक संपदा कितने समय तक वैध रहती है लेखक की मृत्यु के बाद? तो लेखक की मृत्यु के बाद जो है ये 60 वर्षों के लिए होती है। ऑप्शन सी। लेखक की मृत्यु के बाद बौद्धिक संपदा कॉपीराइट 70 अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उपयोग, तो 70 अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात करें 70 वर्षों तक बनी रहती है। तब तक उनके उत्तराधिकारी या अधिकार धारक उस आविष्कार कृति का उपयोग करने, उसे बेचने या उससे संबंधित किसी भी प्रकार का व्यवसाय करने वाले लोगों से आर्थिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जबकि कॉपीराइट जो है इंडिया की बात करें तो जीवन काल के बाद 60 वर्ष होती है। निम्नलिखित में से आप किसका कॉपीराइट कर सकते हैं? कॉपीराइट इसमें से किसका आप कर सकते हैं? तो ये साहित्यिक कृति का, तो ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे ट्रेडमार्क के रूप में पहचाना जाता है? तो ये नाम, प्रतीक, लोगो। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ट्रेडमार्क का नकारात्मक पहलू कौन सा है? ट्रेडमार्क का नकारात्मक पहलू जो है ब्रांड विस्तार। ऑप्शन सी। पेटेंट का विषय क्या है? तो आविष्कार। WIPO का मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुएं जो है भौगोलिक संकेतक में शामिल हैं? तो हस्तशिल्प, खाद्य पदार्थ और निर्मित वस्तुएं। डैश किसी व्यक्ति की जानकारी की सुरक्षा से संबंधित है जिसे किसी कंप्यूटर या व्यक्तिगत उपकरण पर इंटरनेट का उपयोग करते समय लागू किया जाता है। तो ये कौन सा हो जाएगा? इसमें ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, डिजिटल गोपनीयता। डैश एक संयुक्त शब्द है जिसमें 3 उपस्तंभ शामिल हैं: सूचना गोपनीयता, व्यक्तिगत गोपनीयता और संचार गोपनीयता।
इसमें क्या हो जाएगा, ये डिजिटल गोपनीयता हो जाएगा। इसमें 3 उपस्तंभ शामिल होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा डिजिटल गोपनीयता के 3 स्तंभों के अंतर्गत नहीं आता है? तो अभी ऊपर 3 स्तंभ बताए गए हैं, जिसमें सूचना गोपनीयता आता है, संचार गोपनीयता और व्यक्तिगत गोपनीयता आता है, जबकि पारिवारिक गोपनीयता इसमें नहीं आता है। निजता बनाए रखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त समाधान नहीं है? कौन सा समाधान नहीं है पूछा गया है। तो निजता केंद्रित सेवा प्रदाता का उपयोग करें, ये सही है। निजी ब्राउज़र विंडो का उपयोग करें, ये भी सही है। कुकीज़ को अक्षम करें, ये भी सही है। एंटीवायरस को अनइंस्टॉल करें, ये नहीं है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। निजता बनाए रखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त समाधान नहीं है? निजता केंद्रित सर्च इंजन का उपयोग करें, तो सही है। सभी लॉजिकल पोर्ट बंद कर दें, तो यही गलत दिया गया है। बाकी दुर्भावनापूर्ण साइटों और टोरेंट साइटों का उपयोग ना करें, VPN का उपयोग करें, ये सभी है। बी वाला गलत दिया गया, तो सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा निजी सर्च इंजन नहीं है? इनमें से निजी सर्च इंजन कौन सा नहीं है? तो डकडकगो, वोल्फ्राम अल्फ़ा, स्टार्ट पेज निजी सर्च इंजन है, जबकि याहू जो है निजी सर्च इंजन नहीं है, पब्लिक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक निजी सर्च इंजन है और हमारे सर्च डेटा को ट्रैक नहीं करता है? तो इनमें से कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा सर्च एनक्रिप्ट। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। खोजी गई जानकारी की गोपनीयता बनाए रखने के लिए डैश का उपयोग करना आवश्यक है। तो डैश क्या हो जाएगा यहाँ पे? निजी खोज इंजन। खोज डेटा की गोपनीयता बनाए रखने के लिए निजी खोज इंजन का उपयोग जो है ये आवश्यक है। ये आपके खोजे गए सर्च हिस्ट्री या क्वेरी या आपके ब्राउजिंग व्यवहार और आदतों पर नज़र नहीं रखते हैं। उदाहरण के लिए सर्च एनक्रिप्ट, डकडकगो, स्टार्ट पेज और वोल्फ्राम अल्फ़ा, ये हो गए। निम्नलिखित में से कौन सा ब्राउज़र गोपनीयता के उद्देश्य से उपयोग किया जाता है? तो इनमें से कौन सा हो जाएगा? हो जाएगा टोर। डैश स्वयंसेवकों द्वारा संचालित विश्वव्यापी वितरित नेटवर्क पर आपके कनेक्शन और लिंक को घुमाकर आपकी गोपनीयता की रक्षा करता है या गुमनामी की 3 परतें प्रदान करता है। तो टोर ब्राउज़र। यदि आप VPN का उपयोग कर रहे हैं तो आपके डिवाइस और सर्वर के बीच स्थानांतरित डैश सुरक्षित रूप से एन्क्रिप्टेड होता है। तो ये क्या एन्क्रिप्टेड होता है? तो डेटा। यदि आप VPN का उपयोग कर रहे हैं तो आपके डिवाइस और सर्वर के बीच स्थानांतरित डेटा सुरक्षित रूप से डैश होता है, तो ये एन्क्रिप्ट किया गया होता है। ठीक है, तो दोस्तों ये कंप्लीट हो गया साइंस एंड टेक। 2 वीडियो में टोटल हम लोगों ने 483 क्वेश्चन किए। तो आपको अगर क्विज करना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। वहाँ पे आपको ग्रुप भी मिल जाएगा लोअर पीसीएस का, वहाँ पे आप डिस्कशन भी कर सकते हैं और क्वेश्चन भी कर सकते हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।